हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं टेंजेंट नॉर्मल का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में एनसीईआरटी 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18 से 27 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे ना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। ठीक है, फॉर द कर्व y इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स का पावर 5, find the all points at which the tangent passes through origin। क्वेश्चन कह रहा है फॉर द कर्व y इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स का पावर 5। कह रहा है क्या इस कर्व के लिए, ठीक है, ये जो कर्व आप देख रहे हैं ना, इसके लिए फाइंड द ऑल पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। कह रहा है क्या इस कर्व पर मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जहां का टेंजेंट क्या होगा, ओरिजिन से पास करेगा। बस ऐसा ये बोल दिया, मतलब इस कर्व पर उस पॉइंट वो मतलब वे तमाम पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आपको बताना है जहां से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन से पास कर जाएगा। ठीक है, चलिए मान करके चलिए कि ये जो है ना कर्व है, ठीक है, और एक चीज यहां ध्यान देना है, और ओरिजिन देखिए 0,0 कर्व का जो इक्वेशन है ना 4x क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स के पावर 5 को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब यदि आप x के जगह पर 0 रख देते हैं और y की जगह पर 0 रख देते हैं, ठीक है, तो ये 0,0 इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 0,0 इस कर्व पर ही लाई करेगा। ठीक है, और मान लेते हैं यहीं कहीं लाई कर रहा है और ये वो पॉइंट है जहां से टेंजेंट क्या कि हम पास कराएं, तो वो टेंजेंट क्या हो गया, ओरिजिन से भी पास कर गया। अब ओरिजिन यहाँ तो हम दे नहीं सकते, ऐसे देने का आप दे सकते हैं, यदि आप यहाँ भी दे देंगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी यहाँ कोई ग्राफ खींचने का या ऐसा कोई कंसेप्ट हम लगा नहीं रहे हैं, बस मेरे को ये दिखा देना है कि ये टेंजेंट जो है ना एक और पॉइंट से पास कर गया। समझ में आया क्या? जब 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक आइडिया आ गया, तो क्यों नहीं हम यूज कर लें इस कंसेप्ट का। 0,0 कहीं ना कहीं इस कर्व पर लाई करेगा, तो ये ही एक ऐसा टेंजेंट है, देख लीजिए, ठीक है, जो 0,0 से पास कर गया। तो इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, समझ में आया क्या? और जिस किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना रहता है हम आपको बता दिए हैं, बार बार बताएं। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अल्फा कॉमा बीटा मान लीजिए या पी कॉमा क्यू मान लीजिए। ठीक है, चलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पी कॉमा क्यू मान लेते हैं। इसके बाद कर्व का इक्वेशन आपको मालूम है 4x क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स का पावर 5। समझ में आया क्या? अब क्या सब करते थे इससे पहले, हम पहले जो हम आपको पढ़ाए हैं इससे मान लीजिए 17 तक के क्वेश्चन, 1 से 17 तक का जो क्वेश्चन किए हैं 17 तक का, है ना, उसमें बहुत मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन में पॉइंट्स ही निकालने के लिए दिया गया था। ठीक है, यदि आप लेक्चर को अच्छे से फॉलो किए हैं तो आपको मतलब महसूस हो गया होगा कि सही में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स निकालने का ही बात है। पॉइंट्स निकल जाएगा तो टेंजेंट का इक्वेशन निकल जाएगा और नॉर्मल का इक्वेशन निकल जाएगा, कुछ भी निकल सकता है ना। पॉइंट्स तो चाहिए मेरे को, स्लोप निकालना तो काफ़ी आसान है। अब चलिए पॉइंट्स निकालने के लिए देखिए इसमें कितने वेरिएबल आप यूज़ किए हैं, अल्फा और बीटा, है ना, 2 वेरिएबल है। जब तक 2 इक्वेशन नहीं निकल जाएगा तब तक क्या होगा, पॉइंट्स नहीं निकलेगा, हाँ या ना। तो एक इक्वेशन तो आपको मालूम है, अल्फा और बीटा इस कर्व पर लाई कर रहा है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप बोल सकते हैं बीटा इक्वल्स टू 4 अल्फा क्यू माइनस 2 इंटू अल्फा पावर 5, है ना, मतलब इक्वेशन एक मिल गया मेरे को, एक और चाहिए। अल्फा और बीटा में इक्वेशन 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरा इक्वेशन भी निकालना काफ़ी आसान है। ठीक है,
अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट पर का ये टेंजेंट है, तो इसके इक्वेशन को क्या कीजिए, कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए और अल्फा और बीटा इसको पिला दीजिए, है ना। अल्फा बीटा पीने के बाद ये क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा के टर्म में इसका स्लोप दे देगा ये, ठीक है। और 2 पॉइंट ऑलरेडी कर्व इस टेंजेंट पर गिवन है ना, एक अल्फा कॉमा बीटा इस 0,0, वहां से 2 पॉइंट फॉर्म का यूज कर करके क्या करेंगे हम, इनके टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे। फिर dy बाई dx का यूज करके जो टेंजेंट का स्लोप निकाले थे और 2 पॉइंट फॉर्म के कंसेप्ट को लगा करके जो टेंजेंट का स्लोप निकाले हैं, दोनों को बराबर कर लेंगे तो अल्फा बीटा में वहां पर भी इक्वेशन आ जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ अल्फा कॉमा बीटा इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कर्व के इक्वेशन को, ठीक है ना। यहाँ से मिल गया 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल, दोनों को सॉल्व कर करके अल्फा बीटा निकल जाएगा। अल्फा बीटा ही तो निकालना था, थोड़ा ना टेंजेंट का इक्वेशन निकालना था। टेंजेंट का इक्वेशन भी निकालने के लिए दे दिया जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, स्लोप आपको मालूम हो ही जाएगा, है ना। और पॉइंट्स पता चल ही गया है, टेंजेंट पर 2 पॉइंट है। आज के दिन पॉइंट्स का कमी नहीं है, एक पॉइंट और स्लोप मालूम रहता है तो हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए अल्फा कॉमा बीटा भी है, 0,0 भी है, ठीक है। टेंजेंट्स का इक्वेशन आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जो हम यहाँ पर बात किए हैं आपके बीच, उसका हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं ना। तो हम पहला इक्वेशन लिखने के लिए बताएं, अल्फा कॉमा बीटा इस कर्व पर लाई कर रहा है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये सब आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ये सब इस पर लाई कर रहा है, इसीलिए बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 इंटू अल्फा का पावर 5, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए 2 पॉइंट फॉर्म यहाँ पर मालूम है तो इसका स्लोप आप बता सकते हैं, कोई कष्ट नहीं है। y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट बीटा माइनस 0 और अल्फा माइनस 0, तो आप बोल सकते हैं अल्फा बाय बीटा इसका स्लोप होगा। एक और कंसेप्ट लगा करके, है ना, AOD का कंसेप्ट लगा करके, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें dy बाई dx का मेरे को यूज करना था, ठीक है ना, इसीलिए तो ये चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो एक और कंसेप्ट लगा करके इनके टेंजेंट का आप स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही। किस पॉइंट पर के टेंजेंट के स्लोप को, अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट से जो टेंजेंट पास हुआ है ना, उसके स्लोप को, ठीक है। अब देखिए ये भी इसी लाइन का स्लोप है और ये भी इसी लाइन का स्लोप है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर हियर dy बाई dx एट अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स टू क्या, बीटा बाय अल्फा, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को चाहिए क्या, dy बाई dx, है ना, का वैल्यू अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट पर का, है ना। तो dy बाई dx से निकालने के लिए इस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लीजिए। सिंस y इक्वल्स टू क्या है, 4x क्यूब माइनस 2x का पावर 5, तो dy बाय dx कितना आ जाएगा, 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स का पावर 4, अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट पर इसका वैल्यू निकालते हैं। ये आ जाएगा 12 इंटू अल्फा का पावर 2 माइनस 10 इंटू अल्फा का पावर 4। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन 2 को आप गौर से देखिए, ठीक है ना, और इक्वेशन 3 को आप गौर से देखिए, तो क्या आपको कुछ महसूस हो रही है यहाँ पर, dy बाई dx एट अल्फा कॉमा बीटा जो है ना, बीटा बाय अल्फा के बराबर है, dy बाई dx एट अल्फा कॉमा बीटा जो है ना, इसके बराबर है। फ्रॉम 2 एंड 3 यदि हम चलें तो इतना इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, बीटा बाय अल्फा। तो यहाँ हम बोल देते हैं फ्रॉम 2 एंड 3, बीटा बाय अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 12 इंटू अल्फा का पावर 2 माइनस 10 इंटू अल्फा का पावर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 12 इंटू अल्फा क्यूब माइनस 10 इंटू अल्फा का पावर 5, इसको इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 2 इक्वेशन मेरे को मिल गया, ठीक है, अल्फा बीटा टर्म में, एक ये और एक ये, है ना। अब देखिए ये भी बीटा के बराबर है और ये भी बीटा के बराबर है, देयरफॉर आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड जब आप 4 चलेंगे, ठीक है, तो इसका RHS और इसका RHS क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर कर लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 4 क्या आ जाएगा, 4 अल्फा क्यूब माइनस
2 इंटू अल्फा का पावर 5 इक्वल्स टू 12 इंटू अल्फा का पावर 3 माइनस 10 इंटू अल्फा का पावर 5 इक्वल्स टू 0। ओ नहीं, 0 नहीं, अल्फा मतलब इसका RHS इसका RHS बराबर करना था ना, ये जो है ना मिस्टेक से मेरे को लिखा गया था। चलिए ये सब को उठा करके इस साइड करते हैं। इसको जब आप उठा करके इस साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 अल्फा क्यूब, और इसको उठा करके इस साइड जब हम लाएंगे +8 अल्फा का पावर 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 8 अल्फा का पावर क्यूब बाहर निकल जाएगा। देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, 1 इक्वल्स टू 0। क्या किए यहाँ पर, किए क्या, यहाँ पर देखिए पहले इसको लिख लिए, उसके बाद इसको लिखे, 8 इंटू अल्फा का पावर 3 को कॉमन कर लिए। ठीक है, अब यहाँ आइदर 8 इंटू अल्फा क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 0, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया 0, इसको उठा करके इस साइड किया, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो अल्फा इक्वल्स टू +-1। ठीक है, अब चलिए फ्रॉम 1 चलिए या फ्रॉम 4 चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 से चल लेते हैं। बीटा इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 4 इंटू अल्फा क्यूब माइनस 2 इंटू अल्फा का पावर 5। अल्फा की जगह पर 0 रख लेते हैं। ठीक है, अल्फा की जगह पर जब 0 रखेंगे तो बीटा भी 0 हो जाएगा। ऐसे भी देख लीजिए यहाँ पर 0,0 से एक कर्व पास किया है ना, तो इसके इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कहीं न कहीं करेगा। और इसके जगह पर 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2, और जब -1 रखेंगे तो -2 आ जाएगा। कैसे, -1 रखने पर -2 इसलिए आएगा, जब आप -1 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा -1 इंटू 4 -4। ठीक है, और ये -1 + 2, दिस इज -2। ठीक है, आपको अल्फा कोमा बीटा निकल गया। ठीक है, क्या 0,0 1, 2 एंड -1, -2। देखिए यहाँ पर जो हम आपको डायग्राम यहाँ पर खींच करके दिखाए हैं, एक्चुअली ये डायग्राम जो है ना यहाँ से पास किया है, बात सही है ना। मान लीजिए कर्व का जो ये टेंजेंट है ना, यदि ये 0 0 होगा तो 0,0 पॉइंट पर भी टेंजेंट ही था इस कर्व पर। ठीक है, इसीलिए अल्फा कोमा बीटा 0,0 भी निकला है। अब ये यहाँ से हम क्या किए, कट करते हुए कर्व को दिखा दिए आपको। ठीक है ना, बट यहाँ कट नहीं करेगा, ये जो है ना यहाँ 0,0 पॉइंट पर ये क्या है, टेंजेंट है। खैर इतना सोचना नहीं है आपको, जब हम आपको मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, उसमें इस टाइप के कर्व का ग्राफ खींचने के लिए भी हम आपको बताएंगे इसका ग्राफ कैसे खींचा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व on the curve at which the tangents are parallel to इस कर्व पर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है मेरे को जहां का टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस का स्लोप आप जानते हैं 0 होता है ना, और जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरे को निकालना है ना, उसके मतलब जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अल्फा कोमा बीटा मान लीजिए।
समझ में आया क्या? चलिए करते हैं। ऐसे ही सर्कल है, ठीक है, लेकिन अभी हम आपको ये सब चीज़ बताए नहीं है सर्कल का। ये सब 11th का चीज़ है ना, सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, फिर आपको कैसे दिखेगा ये सर्कल है, सर्कल को ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, ये सब 11th की बातें हैं। बट अभी आपको कुछ सोचना ही नहीं है उतना ज़्यादा, ठीक है। आप कोई भी कर्व ले सकते हैं जो आपको लगता है कि ये आपका जो है ना फेवरेट है। इस कर्व पर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जहाँ का टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो मान लेते हैं यही वो पॉइंट है जहाँ से टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, है ना। तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। और कर्व है देखिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसका स्लोप आपको मालूम है 0, सो इसका स्लोप भी क्या आ जाएगा 0। दो तरीका से इसका स्लोप निकालने के लिए आप जानते हैं, लिखने के लिए जानते हैं, है ना, dy बाई डी एक्स एट अल्फा कोमा बीटा, इस प्रकार से भी। अब ये भी इसी लाइन का स्लोप है और ये भी इसी लाइन का स्लोप है, देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट अल्फा कोमा बीटा किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अल्फा कोमा बीटा इस कर्व पर लाई कर रहा है, इसको आप भूलिएगा मत, ठीक है ना। इस कर्व पर लाई कर रहा है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कहीं ना कहीं इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 2। अब मेरे को चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये आ जाएगा 2x और यहाँ से 2y, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। चूँकि कॉन्स्टेंट का DC 0 होता है, ये बात आपको मालूम है ना। ये डिफ्रेंशिएशन का एप्लीकेशन कर रहे हैं, इसीलिए डेरिवेटिव के बारे में हम बता नहीं रहे हैं कि कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट हुआ है यहाँ पर फंक्शन, ठीक है। चलिए डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। सब में 2 है कॉमन, कैंसिल कर करके डिवाइड लगा दीजिए या 2 से डिवाइड लगा दीजिए, ठीक है। x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाय वाई, आप निकालिएगा ये आएगा। और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे जब अल्फा कोमा बीटा पॉइंट पर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बाय बीटा। इसको इक्वेशन क्या कर लेते हैं, 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो है ना 0 के बराबर है, 1 एंड 3 से जब आप चलेंगे तो यहाँ से आपको अल्फ़ा निकल जाएगा और इसमें आप अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा का वैल्यू रख दीजिए तो बीटा निकल जाएगा, ठीक है। चलें आगे, फ्रॉम 1 एंड 3 1 माइनस अल्फ़ा बाय बीटा इक्वल्स टू 0। अरे ये 0 के बराबर है, ये इसके बराबर है, तो दोनों का RHS बराबर आएगा कि नहीं आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अल्फा इक्वल्स टू 1 हो गया, पुटिंग अल्फा इक्वल्स टू 1 इन 2, अल्फा की जगह यदि आप 1 रखेंगे इक्वेशन 2 में तो आ जाएगा क्या, 1 का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, चूँकि अल्फा की जगह पर आपको 1 रखना है, ठीक है। यह आ जाएगा 1 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो बीटा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 4, बीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। अल्फा कोमा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा 1 निकला है, देखिए अल्फा की जगह यदि 1 रखें तो बीटा का 2 वैल्यू आया है, ठीक है। क्या क्या आया, अल्फा की जगह पर 1 रखने पर बीटा 2 भी आया और अल्फा की जगह पर 1 रखने पर बीटा माइनस 2 भी आया। समझ में आया क्या? चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कुछ भी नहीं है ये सब में, है ना, जब आप पीछे के लेक्चर को अच्छे से देखे हैं तो। क्वेश्चन है देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल एट द पॉइंट AMQ मतलब इस पॉइंट पर है ना, इस कर्व का नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। देखिए पॉइंट आपको मालूम है अभी यहाँ पर है ना, नॉर्मल का स्लोप मेरे को चाहिए। तो नॉर्मल का स्लोप हम तब निकाल पाएंगे जब तक हम टेंजेंट का स्लोप नहीं निकाल लेते हैं, ठीक है। और टेंजेंट का स्लोप आप जानते हैं इस पॉइंट पर के क्या आ जाएगा, dy/dx एट ये पॉइंट है ना। इसके लिए मेरे को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इस कर्व की इक्वेशन को, मतलब dy/dx तो निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। और उसके बाद टेंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए इस पॉइंट पर, और इसी पॉइंट पर इनके नॉर्मल का स्लोप निकाल लीजिए। पॉइंट पता है, स्लोप मालूम है, इक्वेशन निकल जाएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। पहले आपको समझ में आया, कर फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट फॉर द कर्व। इस कर्व के इस पॉइंट पर के नॉर्मल का इक्वेशन मेरे को निकालना है, ऐसा ये बोल रहा है। चलो कर्व ले लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ये सब कर्व नहीं है इसका, बार बार हम बोल रहे हैं। और आप जानते हैं जिस पॉइंट पर से टेंजेंट हम खींचे हैं उस पॉइंट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये लाइन क्या हो जाएगा, नॉर्मल। और यहाँ का कोऑर्डिनेट ये दे रखा है AM² AMQ। समझ में आया क्या, AY² इक्वल्स टू XQ। आप जानते हैं इसका स्लोप है ना, इसका स्लोप आप जानते हैं तो इसका भी स्लोप आप जानते ही होंगे। इसका स्लोप यदि मान लीजिए m होगा तो ये आ जाएगा क्या, -1/m। ये जो भी निकल करके आएगा उसको एक सेकेंड के लिए हम m मान लेना, तो नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा, -1/m। आप टारगेट बनाओ कि पहले मेरे से ये कैसे निकलेगा। डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना कर्व के इक्वेशन को। AY² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x³। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा 2AY dy/dx इक्वल्स टू कितना, 3x²। dy/dx इक्वल्स टू आ जाएगा 3x²/2ay, ठीक है। अब चलो dy/dx का वैल्यू निकाल लेते हैं किस पॉइंट पर, AM² AMQ पॉइंट पर है ना। 3x कोऑर्डिनेट इसमें x की जगह पर रखना पड़ेगा आपको, तो क्या आ जाएगा 3 × x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर मतलब a², m² का स्क्वायर का मतलब m का पावर 4, ठीक है। 2a और इसके जगह पर रखना पड़ेगा मेरे को MQ। अब देखो यहाँ से ये और ये और ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक m बचेगा, 3/2 m बच गया इसका, या आप ऐसे बोल सकते हो 3m/2। इनके टेंजेंट का स्लोप है, इनके नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा, -2/3m। मतलब इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव। अब इसका स्लोप निकल गया है ना इस पॉइंट पर जो नॉर्मल गया है। अब मेरे को ये नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, या आप ऐसे बोल सकते हैं इस पॉइंट पर के नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना। क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y - y1। y1 की जगह पर क्या देना पड़ेगा मेरे को, AM³ इक्वल्स टू m × x - x1। x1 की जगह पर क्या है, AM²। सॉल्व कीजिएगा इसको, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द normals to the curve y equals to x cube plus 2x plus 6 which are parallel to the line x plus 14y plus 4। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना। ये सब क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। कह रहा है कि आप फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व इतना विच आर पैरेलल टू द लाइन इतना। कह रहा है क्या इस कर्व का नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है जो नॉर्मल क्या है इसके इस लाइन के पैरेलल है। मान लेते हैं कर्व यही है, ठीक है ना। ये टेंजेंट है, पहले टेंजेंट डिसाइड हो जाएगा तब नॉर्मल खींचने में आपको सहूलियत होगी। ध्यान देना है यहाँ पर, इसी नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, जब ये नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है। अब यहाँ ध्यान देना है, चलो आप एक चीज तो आराम से निकाल लोगे, इसका स्लोप, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, जो इसका स्लोप होगा वही इसका भी स्लोप होगा। अब जब तक इस कर्व मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट नहीं निकलेगा तब तक हम इसका इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे। अरे मेरे को यहाँ का कोऑर्डिनेट चाहिए ना। अब कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम आपको 2-4 दिन से तो बता रहे हैं, 2-3 दिन से हम आपको यही बता रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये ऐसे आप निकाल सकते हैं, बट हमें हिंट्स कर देते हैं कुछ हद तक, है ना। उसके बाद आप खुद से कर लेना। अभी मेरे को इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए टेंजेंट का स्लोप मालूम होना जरूरी है, ना कि नॉर्मल का, ठीक है ना। चूंकि dy/dx एट अल्फा कोमा बीटा जो है ना किसी कर्व के टेंजेंट की स्लोप को ही तो दिखाता है। समझ में आया क्या? इसीलिए आप टेंजेंट के स्लोप के साथ, है ना, कंसेप्ट लगा करके अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? इसका स्लोप एक तो ये आएगा dy/dx एट अल्फा कोमा बीटा। चलो थोड़ा सा आगे कर देते हैं। एक क्या आ जाएगा इसका स्लोप, इसके रेसिप्रोकल का निगेटिव, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा -14, ठीक है ना। इसका निगेटिव -14 का निगेटिव कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, मतलब 14, ठीक है। अच्छा अब देखो ये भी इसी लाइन का स्लोप है, ये भी इसी लाइन का स्लोप है, तो क्या हो जाएगा dy/dx एट अल्फा कोमा बीटा किसके बराबर आ जाएगा? 14 के बराबर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और एक और इक्वेशन तो मेरे को चाहिए। 2 वेरिएबल है 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन। जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन नहीं रहेगा तब तक आप वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक इक्वेशन और कैसे बनाएं? अरे बहुत आसान है। अल्फा कोमा बीटा इस कर्व पर लाई कर रहा है, हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। और कर्व का इक्वेशन देख लीजिए क्या दिया हुआ है, x³ + 2x + 6 सिंस y इक्वल्स टू, एक इक्वेशन आपको मिल गया। समझ में आया क्या? पहले यूज कर लेते, नहीं तो फिर dy/dx निकालेंगे बाद में, ठीक है। अल्फा कोमा बीटा इस पर लाई कर रहा था, अल्फा बीटा इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? अल्फा³ + 2α + 6, ठीक है। इसको इक्वेशन 2, अभी जो हम यहाँ मिटाए थे ना, हम ये करना चाह रहे थे। y इक्वल्स टू दिया हुआ है 3x³ है ना, 2x + 6, और इसका वैल्यू निकाल लीजिए, dy/dx निकालना पड़ेगा आपको।
डी वाई बाई डी एक्स देखिए क्या आ जाएगा 3x² प्लस 2 और डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा कॉमा बीटा आप निकालेंगे तो ये देखिए इसमें y का टर्म ही नहीं है तो केवल x के जगह पर आप अल्फा रख सकते हैं। क्या आ जाएगा 3α² प्लस 2, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 3 फ्रॉम 1 एंड 3। क्या आ जाएगा देख लीजिए, ये भी डी वाई बाई डी एक्स, ये देखिए ये भी इसी का वैल्यू है, ये भी इसी का वैल्यू है, इसका मतलब ये और ये बड़ा बड़ा जाएगा। ठीक है, 3α² प्लस 2 इक्वल्स टू कितना 14। यहाँ से आप निकालिएगा α² आ जाएगा क्या आपको 4, चूंकि ये उठ करके इधर जाएगा 12 बचेगा, 12 को 3 से डिवाइड लगाएंगे तो आ जाएगा क्या 4 और अल्फा इक्वल्स टू ±2। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए बीटा। इक्वेशन 2 को याद कर लेते हैं। बीटा इक्वल्स टू क्या है α³ प्लस 2α प्लस 6। पहले रखेंगे 2 रखेंगे तो आ जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 6 18 आ जाएगा, और -2 रख लेते हैं तो आ जाएगा -8 -6 प्लस 6 तो -8 आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर दिया, -8 -4 प्लस 6 -6 आ जाएगा। अब पॉइंट्स क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब नॉर्मल का इक्वेशन मेरे को चाहिए। ठीक है, अब चलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू m, देखिए -1/14 यहाँ x माइनस x1 और y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1 निकालिएगा। ठीक है, ये सब करने के लिए आपको आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इन नॉर्मल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ the tangent and normal to the parabola y² equals to 4ax at the point AT² 2AT। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है आपको, इस पैराबोला का, और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। मान लीजिए ये पैराबोला है और यहाँ पर एक पॉइंट है AT² 2AT। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट गया इसका इक्वेशन निकालना, और इस पॉइंट से जो नॉर्मल पास हुआ है ना उसका इक्वेशन निकालना है। इसका स्लोप आप जानते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एट क्या AT² कॉमा 2AT। पैराबोला देखिए क्या है y² इक्वल्स टू 4ax। टेंजेंट का स्लोप यदि हम निकाल लें है ना, तो नॉर्मल का स्लोप हम काफ़ी इजी वे में निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले क्या कर लेते हैं, टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर नॉर्मल का स्लोप निकाल लेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम है मेरे को है ना, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन है नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। स्लोप मालूम रहेगा तब ना, पॉइंट्स तो यहाँ पर पता ही है। y² इक्वल्स टू 4ax दिया हुआ एक कर्व। ठीक है, इसके इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। 2y dy बाई dx इक्वल्स टू आ जाएगा क्या 4a dy बाई dx इक्वल्स टू आ जाएगा 2a बाई y। अब dy बाई dx का वैल्यू निकाल लेंगे किस पॉइंट पर,
80 स्क्वायर कॉमा 280 पॉइंट पर, ये आ जाएगा 2a बाई 280, देखा जाए तो 1/t आ गया टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। मतलब m ऑफ टेंजेंट, मतलब m मतलब स्लोप, ब्रैकेट का मतलब ऑफ होता जानते हैं, t फॉर टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया 1/t, m ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा -t, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टेंजेंट इज y माइनस y1, y1 की जगह पर है 280 इक्वल्स टू 1/m इंटू 1/t है ना, x माइनस x1, x1 हो जाएगा 80 स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा yt माइनस 280 स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 80 स्क्वायर। और चलिए उठा करके इसको इस साइड ले आते हैं, x माइनस yt प्लस 80 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा y माइनस y1, y1 की जगह पर है 280 m इंटू माइनस t इंटू x माइनस x1, x1 की जगह पर क्या है 80 स्क्वायर, y माइनस 280 इक्वल्स टू माइनस xt प्लस 80 क्यूब, और इसको उठा करके यदि हम इस साइड ले आते हैं तो y इक्वल्स टू माइनस xt प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का डिस्कशन करने से पहले हम एंगल बिटवीन टू कर्व के बीच का बात कर लेते हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स मीन्स हुआ एंगल बिटवीन their tangents at that point। जैसे मान लीजिए ये एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, और मेरे को ये दोनों कर्व के बीच का एंगल निकालना है, तो जिस पॉइंट पर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट किया है ना, उस पॉइंट पर क्या कीजिए, इस मान लीजिए कर्व 1 है और ये कर्व 2 है, ठीक है। तो इस कर्व पर आप क्या कीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए इस पॉइंट से, और इस कर्व पर भी आप क्या कीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। ये दोनों कर्व के बीच का जो एंगल होगा, ठीक है ना, वही एंगल क्या होगा, ये दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल होगा। आप ऐसे समझिए, ये दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा ना, वही ये दोनों कर्व के बीच का एंगल होगा। समझ में आया क्या? एंगल बिटवीन टू कर्व मीन्स क्या होता है, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट दैट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दोनों कर्व पर, ठीक है, तो दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा ना, वही एंगल क्या होता है, दोनों कर्व के बीच का, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अल्फा कॉमा बीटा यहाँ का पॉइंट है। अब यदि यहाँ का पॉइंट आपको मालूम नहीं रहेगा तो ये पॉइंट हम निकालेंगे कैसे? आप याद रखिए इस बात को, जब कभी भी है ना दो कर्व हो जाए, दो लाइन हो जाए, जैसे मान लीजिए ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन जहाँ पर कट किया है इसका मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। दोनों के इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, जो एक्स वाई का वैल्यू निकल करके आएगा ना, वही क्या होगा, यहाँ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। दो कर्व जहाँ पर कट करता है ना, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि आपको चाहिए, दोनों कर्व के इक्वेशन को है ना C1 C2 को सॉल्व कर दीजिए, और C1 C2 को सॉल्व करने पर, ठीक है ना, जो इसका वैल्यू आएगा एक्स और वाई का, वही क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, है ना, C1 एंड C2। अब आपको थोड़ा सा लगेगा कि यहाँ का कोऑर्डिनेट मैं कैसे निकाल पाऊंगा, आपको सोचना नहीं है। C1 C2 को क्या कीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए और यहाँ का पॉइंट ऑफ आप इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। यहाँ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों निकालेंगे भाई, ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब तक नहीं निकालेंगे तब तक मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि इस टेंजेंट का स्लोप हम लिख रहे हैं कि इस टेंजेंट का स्लोप लिख रहे हैं।
नहीं आई बात समझ में? चूंकि ये जो कर्व है ना, ये भी y इक्वल्स टू समथिंग होगा, ये भी y इक्वल्स टू समथिंग होगा। समझ में आया क्या? तो dy बाई डी एक्स तो दोनों का निकालेंगे ना, तो dy बाई डी एक्स इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे। और यदि हम ये पॉइंट को रख देंगे, तो अब इसके डेरिवेटिव में यदि ये पॉइंट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा ना, इस टेंजेंट का स्लोप को दिखाएगा। और इसके डेरिवेटिव में यदि हम ये पॉइंट को रखेंगे तो इस टेंजेंट के स्लोप को दिखाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए dy बाई डी एक्स एट अल्फा कॉमा बीटा निकाले तो इस टेंजेंट का स्लोप आ गया। मतलब इस कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, इसका मतलब C1 को डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करने के बाद जो मेरे को रिजल्ट आया, ठीक है ना, उसको क्या किए, इसमें रख दिए, तो इस टेंजेंट का स्लोप निकल गया और इसके स्लोप को मान लेते हैं m1। ठीक है, अब फिर आगे चलते हैं। अब मेरे को चाहिए इस टेंजेंट का स्लोप, तो इस टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा, इस कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, y बराबर समथिंग होगा तो dy बाई डी एक्स ही आप निकालेंगे, तो इसका भी स्लोप क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। लेकिन ये भी टेंजेंट अल्फा कोमा बीटा पॉइंट से ही पास हुआ है। जब तक ये दोनों टेंजेंट इस पॉइंट से पास नहीं होगा तब तक आप एंगल कैसे निकालेंगे? एंगल ऐसे थोड़ा नहीं निकलता है, ये दोनों के बीच का एंगल आप निकाल लेंगे। एंगल निकलेगा, एंगल का मतलब क्या होता है, कोण होता है ना, कोण आप समझते हैं ना। अब इसमें आपको कहेगा कितना कोण है, तो कोण, ये आपको कोण दिख रहा है, 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 तब आप एंगल निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट होना पड़ेगा, तभी आप एंगल बता पाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप इसमें और इसमें आप एंगल निकाल लेंगे। अब ये नहीं सोचना है कि ये लाइन सेगमेंट मान लीजिए है, लाइन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है, आगे तक इसको ले नहीं जा सकते हैं, तो इसके बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे? एंगल निकालने के लिए दोनों को इंटरसेक्ट होना पड़ेगा। जब इंटरसेक्ट होगा तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे को मालूम हो जाएगा, दोनों कर्व के इक्वेशन को सॉल्व कर करके या स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर करके, है ना। और इस पॉइंट से क्या करेंगे, इस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, इस कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर करके, इस कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर करके क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। दोनों का स्लोप यदि मालूम चल जाएगा, जैसे मान लीजिए इसका स्लोप है m2 मान लिए, इसको मानने हैं क्या, m1। अब देखिए ये कर्व जन अपना पैर पीछे कर लिया और दे दिया पूरा का पूरा दायित्व किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, है ना। अब आप दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल निकाल लीजिए। और ये पहले से ऑलरेडी इसका थ्योरी बोल रहा है कि दो कर्व के बीच का एंगल का मतलब क्या होता है, उनके टेंजेंट के बीच का एंगल। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनके टेंजेंट के बीच का एंगल आप कैसे निकालेंगे, टेन थीटा लगा करके। ठीक है, और टेन थीटा बराबर आपको हम बताए हैं m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। बस, अब m1 तो आप निकाल ही सकते हैं ना, m2 तो आप निकाल ही सकते हैं। यदि आपको ये दिया हुआ रहे कहीं कि दो कर्व जो है ना ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। समझ में आया क्या? दो कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। समझ में आया क्या? इस चीज को आप याद रखिएगा। एंगल बिटवीन टू कर्व मीन्स होता है एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स एंड देयर टेंजेंट्स, है ना, एट दैट पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पर आपको दो कर्व के बीच का एंगल निकालना है, उसी पॉइंट से क्या कीजिए, दोनों कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, है ना, और दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल निकाल लीजिए। क्योंकि दो टेंजेंट एक लाइन होता है, दो लाइन के बीच का एंगल निकालने वाला फॉर्मूला आपको हम बताए दिए हैं, टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये कंसेप्ट लगा लेंगे, हो जाएगा। बट ऐसा तब हम कर पाएंगे जब यहाँ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम रहेगा। समझ में आया क्या? जब तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम नहीं रहेगा तब तक हम कर्व का इक्वेशन नहीं, मतलब एंगल नहीं निकाल पाएंगे। समझ में आया क्या? चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। याद रखिएगा, दो कर्व यदि ऑर्थोगोनली कट करे, इसका मतलब उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, और दो कर्व के बीच का एंगल का मतलब होता है उनके टेंजेंट के बीच का एंगल। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है। कर आई प्रूव दैट द इक्वेशन prove that the curve x equals to y square and xy equals to k cut at
राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, मतलब आपको ये प्रूव करना है कि x इंटू वाई स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल्स टू के, ये दोनों कर्व जो है ना एक दूसरे को राइट एंगल ट्रायंगल पर कट करता है, मतलब राइट एंगल पर कट करता है जब 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा। मतलब यहाँ k के बारे में मालूम नहीं है ना, तो आपको दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री दिखाना है। तो आप ये बात जान लीजिए, दो कर्व के बीच का एंगल यदि आपको 90 डिग्री दिखाना है, ठीक है, तो दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल आप दिखा दीजिए 90 डिग्री। और आप जानते हैं दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री तब होगा जब दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, -1। अरे हम आपको बताए हैं ना, जब दो लाइन एक दूसरे पर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, तब दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि ये दोनों कर्व के, है ना, टेंजेंट का क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। जिस पॉइंट पर ये दोनों कट कर रहा है, जिस पॉइंट पर ये दोनों का एंगल हम निकालेंगे 90 डिग्री दिखाएंगे, उस पॉइंट पर का बात हम कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे, और स्लोप को मल्टीप्लाई करने पर यदि -1 आ गया तब हम समझ जाएंगे दोनों कर्व जो है ना एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट किया है। नहीं आई बात समझ में? तो पहले ये दोनों कर्व को क्या कर लेते हैं, दिखा देते हैं। चलो ये इस प्रकार से है, और ये दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहा है, ये आपको प्रूव करना है। तो जब इनके टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हम दिखा देंगे तो ऑटोमेटिक मेरे को पता चल जाएगा कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहां से क्या कीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। और आपको मालूम है जब तक इसका स्लोप मालूम नहीं चलेगा तब तक आप एंगल नहीं निकाल पाएंगे। दो लाइन के बीच का एंगल हम तब निकाल पाते हैं जब दोनों लाइन का क्या होता है, स्लोप मालूम रहता है। और टेंजेंट भी एक लाइन, एक प्रकार का लाइन ही है ना। और हम आपको बोले अभी जस्ट, और इस टेंजेंट का और इस टेंजेंट का स्लोप हम तब निकाल पाएंगे जब हम यहाँ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है ना, यहाँ का जब तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल लेते हैं तब तक इसका स्लोप हम नहीं निकाल पाएंगे। मान लीजिए कि ये जो है ना एक्स वाई इक्वल्स टू के कर्व है और ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है। अब ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, दोनों, अब हम आपको बोले हैं ना, अभी जस्ट बोले हैं कि यदि दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना रहे या दो कर्व का पॉइंट, मतलब दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना रहे, ठीक है, तो क्या करते हैं, दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब जब तक यहाँ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकलेगा तब तक ना तो हम इस टेंजेंट का स्लोप निकाल पाएंगे ना तो हम इस टेंजेंट का स्लोप निकाल पाएंगे। समझ में आया क्या? तो ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ये दोनों का मेरे को पॉइंट ऑफ, दोनों कर्व के इक्वेशन को सॉल्व कर करके इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। उसके बाद इसके इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे, उस पॉइंट को रख देंगे तो इस टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा, और इसके इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। समझ में आया क्या? और उसमें इस पॉइंट को रख देंगे तो इस टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा। दोनों टेंजेंट का स्लोप यदि मेरे को निकल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यदि मल्टीप्लाई करने पर -1 आ गया तो समझ जाएंगे, या नहीं तो ये वाला फॉर्मूला लगा करके tan थीटा बराबर, ठीक है, m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 वाला कंसेप्ट लगा करके इसका एंगल निकाल लेंगे। ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपका कंसेप्ट अच्छा है और आप समझ ये जानते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री तब होता है जब उनके स्लोप को मल्टीप्लाई करने पर -1 आता है, तो यदि हम स्लोप को मल्टीप्लाई करने पर -1 ले आए तो समझ जाएंगे कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये दोनों को सॉल्व कर करके इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना एक मुद्दा है। यहाँ पर कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा, जब तक ये के हटेगा नहीं तब तक ये दोनों को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो के को हटाना है मेरे को, दिमाग में आप ये बात बैठा लीजिए, के कैसे हटेगा। के स्क्वायर इक्वल्स टू दिया हुआ है 8, के स्क्वायर इक्वल नहीं 8 के स्क्वायर इक्वल्स टू दिया हुआ है 1, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू दिया हुआ है 1/8। बहुत सारा बच्चा क्या करता है ना, यहाँ से के का वैल्यू निकाल लेता है 1/2√2। ठीक है, अब फिर इसको यहाँ पर रखता है, फिर इसको, है ना, दोनों को सॉल्व करता है। थोड़ा सा लंबा चौड़ा लफड़ा लग जाएगा बेटा आपको। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अरे करने पर तो बनेगा, ऐसा थोड़े कि नहीं बनेगा।
बनेगा, 100% बनेगा। आप यहाँ से k का वैल्यू यहाँ रख लीजिए, है ना, तब भी आंसर आपका आ जाएगा और काफ़ी आसानी से आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन हम दिमाग लगाते हैं यहाँ पर, दिमाग लगाने पर हो सकता है शायद इससे भी छोटा कंसेप्ट लगाने पर मेरा काम बन जाए, ठीक है। क्या आपके दिमाग में एक बात आया, अभी मेरा टारगेट क्या है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, और कुछ भी टारगेट नहीं है। समझ में आया क्या? तो देखिए यहाँ पर चूंकि 8k स्क्वायर इक्वल्स टू है 1, ये दिया हुआ है ना, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/8। रहने दीजिए इसको ऐसे ही, और k स्क्वायर का वैल्यू यहाँ हम रखना चाहते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर लगा देते हैं ना, डायरेक्ट 1/8 आ जाएगा। चूंकि एक्स वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है k, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/8। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड यहाँ देखिए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ऑलरेडी दे रखा है क्या, x। अरे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x दिया हुआ है ना, अब वाई स्क्वायर की जगह पर अब फ्रॉम 1 and 2 चलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करना है आपको, वाई स्क्वायर की जगह क्या कर लीजिए, x रख दीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 1/8, ये आ जाएगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब कर सकते हैं कि नहीं, अरे 8 आ जाएगा ना, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/3, मतलब 1/2। मतलब ये हुआ, मान लेते हैं ये पॉइंट P है ना, तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट मेरे को निकल गया, y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, हाँ इक्वेशन 2 को याद कर लेते हैं। फ्रॉम 2 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 1/2, y इक्वल्स टू 1 बाय प्लस माइनस √2 आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, आपको तो परपेंडिकुलर ही दिखाना है, दोनों से दिखाना है क्या जरूरत है, कोई भी दो टेंजेंट परपेंडिकुलर हो जाएगा तो हो जाएगा काम, ठीक है। कोई एक ऐसे यहाँ होगा प्लस माइनस, लेकिन ले लेते हैं यहाँ प्लस वाला ही हम, आप माइनस वाला भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ का क्या निकल गया, पॉइंट निकल गया ना। अब इस पॉइंट पर इस टेंजेंट का स्लोप और इस पॉइंट पर इस टेंजेंट का स्लोप आप निकाल सकते हैं कि नहीं। अब मेरे को चाहिए इस टेंजेंट का स्लोप, मतलब इस टेंजेंट का स्लोप, तो इस कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हियर एक्स वाई इक्वल्स टू है कि डिफरेंशिएट कर लेते हैं, x को छोड़ देते हैं, y को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, y को छोड़ते हैं, x को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कांस्टेंट का डीसी होता है 0, dy/dx इक्वल्स टू -y/x आ जाएगा। dy/dx का वैल्यू निकाल लेते हैं किस पॉइंट पर, 1/2, 1/√2 पॉइंट पर है ना, तो आ जाएगा क्या, -1/√2 बाय 1/2, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल हो करके है ना, -√2 आ जाएगा, कीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए अगेन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू दिया हुआ है x, तो 2y, dy/dx इक्वल्स टू 1, तो dy/dx इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/2y, और dy/dx एट क्या, 1/2, 1/√2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/2y, y की जगह पर हम वैल्यू रख लेते हैं 1/√2 का, इससे ये कैंसिल होकर के √2 आ जाएगा। मतलब क्या आया, क्या ठीक है। इस कर्व को डिफरेंशिएट कर करके है ना, इस पॉइंट को रखे तो इस टेंजेंट का स्लोप निकल गया। देख लीजिए इस टेंजेंट का स्लोप कितना आया, 1/√2, और इस टेंजेंट का स्लोप कितना आया, -√2, ठीक है। हियर, और इसको ले लीजिए m1 और इसको मान लीजिए m2, m1 और m2 को मल्टीप्लाई करने पर देखिए कितना आया, -√2 इंटू 1/√2, दिस इज -1, सो क्या आ जाएगा, both curves are perpendicular to each other,
ठीक है, क्या आपको समझ में आया? मेरे को प्रूव करना था ये दोनों कर्व के बीच का एंगल क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। जब 8k² इक्वल्स टू दिया हुआ है 1, तो ये दोनों कर्व को क्या किया हम ऐसे रफ स्पेस में क्या किए, ड्रॉ कर दिए, ठीक है ना। और हम आपको बताए हैं आप तभी टेंजेंट दो कर्व के बीच का एंगल निकाल पाएंगे जब क्या होगा, आपको क्या मालूम रहेगा, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो ये दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे को निकालना था। कर्व दिया हुआ है क्या, xy इक्वल्स टू k, ठीक है ना। अब देखिए 8k² इक्वल्स टू 1 है, तो k² इक्वल्स टू 1/8 हो जाएगा, सही है। इसको क्या किए, स्क्वायर लगा दिए, स्क्वायर इसलिए लगाए कि k² का वैल्यू हम रख सकें 1/8। और एक चीज और मेरे दिमाग में था, y² इक्वल्स टू x है, तो y² की जगह पर हम x रख दें, ठीक है ना, ताकि एक वेरिएबल में इक्वेशन क्रिएट हो जाए। यहाँ कोई अभी रास्ता ही मेरे को नहीं दिख रहा था, ठीक है, वहां पर हम इसको यूज कर पाते, इसीलिए हम क्या किए, यहाँ पर स्क्वायर लगा दिए। और y² भी मेरे को चमक रहा था, y² इक्वल्स टू x, यहाँ दिखा कि x³ और यहाँ आ जाता है x, इधर k² की वैल्यू 1/8, यहाँ से क्या किए हम, ठीक है ना, x³ इक्वल्स टू 1/8 आ गया, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/2। अरे 8 को क्या किए, 1/2 का हम क्यूब कर लिए, दोनों तरफ बेस पावर सेम है तो बेस बराबर आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 1/2 आ गया। अब इक्वेशन 2 में क्या किए, इक्वेशन 2 यही है, इसके जगह रख दी 1/2, तो y² इक्वल्स टू 1/2, y इक्वल्स टू होता है +-1/√2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस वाला हम यूज कर लिए, माइनस वाला भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, माइनस वाला भी यूज करेंगे तभी परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये कर्व का एग्जैक्ट ग्राफ आपको मालूम नहीं है ना, दोनों ही पॉसिबल है, मतलब -1 पर भी जब आप इसका स्लोप निकालेंगे तो भी क्या आ जाएगा, मतलब 1/2 -1/√2 पर भी यदि इनके टेंजेंट का स्लोप जब आप निकालेंगे ना, दोनों टेंजेंट का, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी -1 ही आएगा। आप कीजिएगा -1/√2 लेकर के, मतलब हम बोल देते हैं 1/2 -1/√2, इस पॉइंट पर भी जब आप निकालेंगे ना तब भी दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पर -1 ही आएगा। तो जब आप जानते हैं दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री रहता है, तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पर -1, और उसका उल्टा भी याद रखना है ना, जब दो लाइन के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पर -1 आए तो दोनों लाइन हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, और उसके बाद ये सब 25, 26, 27 ये सब काफ़ी आसान क्वेश्चन सब है, ये सब आप खुद से बना सकते हैं, लेकिन 24 हम बना देते हैं, ठीक है ना। देखते हैं 25 भी, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल to the hyperbola x² by a² minus y² by b² equals to 1 at the point x0 and y0। देखिए क्या कर रहा है, इस हाइपरबोला का, ठीक है ना, इस पॉइंट पर के टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन आपको निकालना है। देख लीजिए ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला इतना एट द पॉइंट, इस पॉइंट पर, ठीक है ना, इस हाइपरबोला के टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन आपको निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। मान लेते हैं यही कर्व है, यहाँ तो ये हाइपरबोला दे दिया है, ठीक है ना। यदि कर्व यूज करता तो, या हाइपरबोला यूज करे या जो भी यूज करे, कर्व तो हम ऐसा ही लेंगे समझने के लिए, ठीक है ना। और x0, y0 पॉइंट मान लेते हैं ये है, और इस पॉइंट पर टेंजेंट ये है, नॉर्मल ये है,
और हाइपरबोला की इक्वेशन ये है। यहाँ देखिए पॉइंट मालूम है, ठीक है, पॉइंट मालूम है तो और क्या चाहिए। यहाँ पर तो भगवान का दिया हुआ इसको सब कुछ है ना, पॉइंट पता है बट स्लोप नहीं मालूम है। स्लोप कैसे निकालेंगे, इस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर करके इस पॉइंट को इसको पिला देंगे, है ना। जो भी वैल्यू निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, इसके टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। टेंजेंट का स्लोप यदि मालूम हो गया तो नॉर्मल का स्लोप आसानी से निकल जाता है, ये बात आपको मालूम है, ठीक है ना। तो और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये बिल्कुल ही आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो एक्स नॉट का स्क्वायर, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर। हो सकता है क्या पता, है ना, इसका जरूरत आ जाए क्वेश्चन बनाने के क्रम में, मतलब आगे, ठीक है ना। इसीलिए इसका हम यहाँ पर पहले से ही कंसेप्ट को लिख लेते हैं, ठीक है ना। सिंस एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट lie on the hyperbola x square by a square minus y square by b square equals to 1, ठीक है ना। सो क्या आ जाएगा, x नॉट का स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y नॉट का स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे को क्या चाहिए, पॉइंट पता है, स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए इसके इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहले डिफरेंशिएट करते हैं, चूंकि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू है 1। डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा 2x बाय ए स्क्वायर माइनस 2y बाय बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स कॉन्स्टेंट का डीसी होता है 0, ये 2 कॉमन करके डिवाइड लगा दीजिए, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस y बाय बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 0। इसको उठा करके इस साइड कर लेते हैं, एक्स बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई बाय बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स बाय, इसको इधर ए स्क्वायर वाई डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू निकालना है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पर, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर वाई नॉट। ये क्या हो गया, एम ऑफ टेंजेंट हो गया, ठीक है ना, मतलब टेंजेंट का स्लोप। एम ऑफ टेंजेंट क्या निकला, बी स्क्वायर एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर वाई नॉट। एम ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट बाय बी स्क्वायर एक्स नॉट, ठीक है ना। चलिए अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1। y1 की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, y नॉट, है ना। ये अरे इनके टेंजेंट का स्लोप निकल गया, पॉइंट मालूम है, इक्वेशन निकालना कितना आसान है। y माइनस y1 की जगह पर y नॉट m इंटू m क्या है, m देख लीजिए, m ऑफ टेंजेंट है बी स्क्वायर एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर वाई नॉट माइनस फिर ये इससे ए स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको इससे जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स एक्स नॉट माइनस फिर इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा क्या, बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम, इसको उठा करके इस साइड कर लेते हैं, इसको उठा करके इस साइड कर लेते हैं, मतलब स्क्वायर वाले को एक साइड कर लेते हैं, है ना। जहाँ पर ये लिखा हुआ है एक्स एक्स नॉट वाई वाई नॉट, उसको एक जगह कर लेते हैं। ऐसे हम यहाँ पर भी छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप आंसर मिलाएंगे तो आंसर आपको मिलेगा ही नहीं, आंसर कुछ अलग तरीका का दिखेगा। तो आंसर मिलाने के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आंसर कैसे मिलेगा, आपको ये ध्यान देना है। आंसर ऐसे नहीं होगा, आंसर आपको
मतलब इस टाइप से दिया हुआ होगा जहां तक आप सोच ही नहीं पाएंगे। आंसर देखिए, अब आप आंसर के कैसे करीब आप पहुंच जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि आप दोनों तरफ या इतना करने के बाद दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड लगा लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड देखिए हम क्यों लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम अभी बोल रहे हैं आपको करना पड़ेगा। अब यहां कोई ऐसे नहीं बोल सकता है, कोई भी आदमी नहीं बोल पाएगा कि नहीं यार ऐसे कैसे हम सोच सकते हैं। पहले आपको आंसर मिलाने के लिए डिवाइड लगाना पड़ेगा। आंसर आपका क्या दिया हुआ होगा हम आपको बता देते हैं। आंसर होगा एक्स एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नॉट बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आपको ये क्या आ गया, आप ध्यान दीजिए। एक्स एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर है और वाई वाई नॉट बाय बी स्क्वायर, कहीं ना कहीं यहाँ पर या तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन किए हैं या तो डिवाइड लगाए हैं, ठीक है, ताकि बी स्क्वायर कटेगा तो एक्स एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ से ए स्क्वायर कटेगा तो वाई वाई नॉट बाय बी स्क्वायर बचेगा। अब इधर इसको क्या करेंगे, वन कैसे होगा, वन कैसे होगा, ये इसके लिए यहाँ पर जो हम आपको बताए हैं ना कि इसका कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका यूज होगा लाइफ में। और वो देखिए आ गया, यहाँ पर जरूरत पड़ा आपको, यहाँ इक्वेशन को निकाल, चूंकि पॉइंट दिया हुआ है तो इसका बच्चे को लगता है जरूरत तो है ही नहीं ना, लेकिन देखिए इसका जरूरत यहां पर पड़ गया। दोनों तरफ आप क्या कीजिए, डिवाइड लगाइए ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड लगाएंगे तो आ जाएगा क्या, बी इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर, अच्छा बी स्क्वायर है यहाँ पर, बी स्क्वायर और ऐसे यहाँ स्क्वायर है, ठीक है ना, ए स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स एक्स नॉट माइनस ए स्क्वायर वाई वाई नॉट। इसको मिटाते हैं, अब इसको अलग अलग कर लीजिए, स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या, बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा क्या, बी स्क्वायर एक्स एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई वाई नॉट बाय ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ, ठीक है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या बच गया, एक्स नॉट का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नॉट बाय बी स्क्वायर। इसका वैल्यू देखिए अभी जस्ट जो सेटिस्फाई कराए थे एक्स एक्स नॉट नहीं, एक्स नॉट एंड वाई नॉट है ना इस इक्वेशन में, तो आपको ये मिला था कि नहीं, एक्स नॉट का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अरे आप देखिए ना ये पॉइंट जो है ना इस कर्व पर लाई कर रहा है, अभी जस्ट यहाँ जो मिटाए हैं, ठीक है ना, तो इसके इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, तो इसके जगह पर हम 1 तो रख सकते हैं ना, इसमें इसके जगह पर 1, तो क्या आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू एक्स एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर वाई वाई नॉट बाय बी स्क्वायर। मतलब ऐसे ये लिखा हुआ होगा, ऐसे तो होगा नहीं, अब इनके नॉर्मल का इक्वेशन आप निकाल लेंगे क्या, बस स्लोप यूज करना है, कौन सा, ये वाला, ठीक है ना, स्लोप यूज कीजिएगा और आंसर निकालिएगा, या नहीं तो चलो मैं निकाल ही देता हूं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन एम इंटू एम क्या है, माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट बाय बी स्क्वायर एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल्स टू, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स नॉट एंड वाई नॉट।
देखिए यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीका से आंसर दिया हुआ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है तो हम जो बोल रहे हैं आपको मानना पड़ेगा ये बात। ऐसे भी लिख देते हैं तो मेरा गलत नहीं होगा। बच्चा अब आगे जाएगा क्या, आप एक बार आंसर मिला लो, आंसर क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, आंसर एक बार देख लो, आंसर में क्या मेरे को आपको लाना है, ठीक है। आंसर ऐसे नहीं लाना है, आंसर देखिए कैसे लाना है हम आपको दिखा देते हैं। देखिए आंसर में क्या है, आंसर में है y माइनस वाई नॉट बाय ए स्क्वायर वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट बाय बी स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। आंसर इस प्रकार से कोई बच्चा कैसे सोच सकता है। यदि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं अच्छे लेवल पर, जेई लेवल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यदि आप पढ़े तो आपको आइडिया आ जाएगा कि चलो किसी पॉइंट पर, है ना, किसी हाइपरबोला के नॉर्मल का जो इक्वेशन होगा ना वो इस प्रकार से होगा, आपको वहाँ किया हुआ रहता है, बट यहाँ किया हुआ नहीं है ना। तो आंसर देख लो एक बार, आंसर क्या है उसका, उसके अनुसार से काम कर लो। इसमें देखो क्या लाना है मेरे को, y माइनस वाई नॉट, यहाँ पर y है और वाई नॉट यहाँ पर, इसको उठा करके इस साइड कर लेते हैं। अच्छा, नहीं, यहाँ से सही है, यहाँ से एक्स नॉट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अच्छा, ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया। आंसर देखिए डायरेक्ट कैसे आया, आपको लाना क्या है, y माइनस वाई नॉट बाय ए स्क्वायर वाई नॉट, ठीक है ना। इतना करने का जरूरत नहीं है, y माइनस वाई नॉट यहाँ ऑलरेडी गिवन है, तो इसको उठाइए इस साइड कर लीजिए, y माइनस वाई नॉट बाय ए स्क्वायर वाई नॉट, सही है, फिर इक्वल्स टू माइनस, और यहाँ देखिए x माइनस एक्स नॉट बाय बी स्क्वायर एक्स नॉट, ऑलरेडी यहाँ गिवन है, यहाँ कुछ भी करना नहीं पड़ा मेरे को, केवल इसको उठा करके इस साइड करना पड़ा। आंसर देख लिए तो आइडिया आ गया है ना। आंसर यदि अभी नहीं देखते तो कुछ से कुछ करते रहते। अब इसको उठाइए इस साइड कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस वाई नॉट बाय ए स्क्वायर वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट बाय बी स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए अब 25 नंबर के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं, और उसके बाद आगे जो भी क्वेश्चन है ना 26 एंड 27 काफ़ी इजी है, आप करना खुद से। 25 में देखो क्या करा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y equals to 3x minus 2 which is parallel to the line 4x minus 2y plus 5 equals to 0। देखिए बच्चे को रूट देख करके भारी लगता है ना, इसीलिए क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, बाद बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बिल्कुल भी दम नहीं है, ठीक है। चलिए यही कर्व है, कराए क्या, इस कर्व के टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए जब टेंजेंट क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल होगा। एक क्वेश्चन को बनाने के लिए कितना चीज दे सकता है आदमी, है ना। दो चीज चाहिए, एक चीज मालूम है, एक चीज निकालना है, पॉइंट निकालना है मेरे को। अल्फा कॉमा बीटा मान लो, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 2 का स्क्वायर रूट, और इसका स्लोप मालूम है ना, 2 आ जाएगा। सो दोनों लाइन पैरेलल है, इसका स्लोप भी कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। चूंकि y इक्वल्स टू दिया हुआ है क्या, 3x माइनस 2 का स्क्वायर रूट, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2 रूट 3x माइनस 2 इंटू 3, और dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेना है अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट पर, आ जाएगा 3/2 इंटू 3 अल्फा माइनस 2, और इसको 2 के बराबर आप कर लीजिए। चूँकि अरे 2 भी इसी टेंजेंट का स्लोप है, ये जो निकालें ये क्या है, ये जो निकालें ना, अब कितना करेंगे हम धीरे धीरे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, चलो डायरेक्ट हम करते हैं 2 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
3 इक्वल्स टू 4 इंटू 3 अल्फ़ा माइनस 2, अब स्क्वायर लगा देते हैं, 9 इक्वल्स टू 16 इंटू 3 अल्फ़ा माइनस 2, ठीक है। और सॉल्व करने के लिए इतना बाय 16 इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा माइनस 2, यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लेना है, अल्फ़ा निकल जाएगा, बीटा निकाल लेना है, ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा निकल जाएगा, इक्वेशन निकाल लेना है, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। और आज आपका टेंजेंट नॉर्मल ख़त्म हो गया। अब हम अगला लेक्चर अप्रोक्सीमेशन का लेकर के आएंगे, बहुत ही छोटा है और एक क्लास में ख़त्म भी कर देंगे, चाहे वो 1 घंटा का लेक्चर बने या 50 मिनट का लेक्चर बने, ठीक है ना। ख़त्म हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन, उतना ज़्यादा कठिन चैप्टर नहीं है। उसके बाद हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम का डिस्कशन करेंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।